हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सेल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हमें डेटा टाइप्स पढ़ने हैं और टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी नोट पैड ओपन कर लेता हूं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना है डेटा टाइप्स और उसके बाद अपने फंक्शन पढ़ने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस के बारे में भी जान लेंगे। तो एक्सेल के अंदर देखते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ओके, मैं इसको भी हटा देता हूँ और एक यहाँ से एरो भी हटा देता हूँ। हाँ, देखिए सबसे पहले जो ये होता है आपका एक्सेल होता है। इसमें मैं ये भी करता हूँ। हाँ, इसमें आपके सबसे पहले आते हैं नंबर्स। कोडिंग के अंदर हम इन्हें इंटीजर वैल्यू बोलते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर में केवल नंबर्स बोलेंगे। जो सेकंड डेटा टाइप्स आ सकता है वो आपका टेक्स्ट वैल्यू आएगी। थर्ड जो आपकी आती है बूलियन वैल्यू। जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 3 2 5 1 2, कुछ भी XYZ कोई भी नंबर हो सकता है हमारे सामने। इन केस वो पॉइंट में भी हो सकता है या कैसे भी हो सकता है। अगर एक्सेल के अंदर आपके पास कोई नंबर है तो आप नंबर को डायरेक्ट लिखते हैं सेल के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कुछ नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगा, है ना। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, मैं केवल डायरेक्ट अपने नंबर को यूज करूंगा। इसके बाद आती है टेक्स्ट वैल्यू। देखिए, अगर आप टेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं अपने एक्सेल सेल के अंदर, तो आप एक्सेल के अंदर वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ड्रीम टॉपर। बट अगर तुम कोई भी टेक्स्ट वैल्यू किसी फॉर्मूले के अंदर यूज करना चाहते हो, तब आपको कोटेशन मार्क का यूज करना होगा। कोटेशन के अंदर आपको कोई भी वैल्यू लिखनी होगी, जैसे ड्रीम कोमा टॉपर। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब यह है, अगर तुम अपने कोई भी टेक्स्ट वैल्यू फॉर्मूले के अंदर लिख रहे हो तो आपको उसे कोटेशन के अंदर लिखना होगा। अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला है या आपका फंक्शन है वो गलत हो सकता है और उसका जो आपका रिजल्ट है वो भी गलत आएगा। ठीक है, बिल्कुल एरर आएगा वहां पे आपके सामने। और जो बुलियन टाइप की वैल्यू होती है, बुलियन टाइप की वैल्यू जैसे कि ट्रू और फॉल्स, दो तरह की जो आपकी वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, वो आपकी बुलियन वैल्यू कहलाती है। बुलियन वैल्यू का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10, लिखो 10 greater than 5, तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है या फिर सिंटेक्स लिखा है, ये मेरा ट्रू है, यानी कि 10 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो इस केस में ट्रू है। हमेशा याद रखेंगे, जो ट्रू और फॉल्स है या फिर बुलियन वैल्यू है, ये केवल कंडीशन जो फंक्शन होता है उसी के साथ में यूज होती है। जैसे इसके अंदर इफ करके आएगा और इफ्स करके आएगा, वहां पे ही ये बुलियन वैल्यू यूज में आती है। इसके बाद अगर मैं लिखूं 10 is greater than 50, तो इस केस में हम इसको फॉल्स बोलने वाले हैं। तो इस तरह की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी बुलियन वैल्यू कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की। देखिए, एक्सेल के अंदर टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक्सेल के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं। मैं इतनी चीज कॉपी करना चाहूंगा और यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको बार बार रिपीट करूंगा ताकि मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा बना रहे। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो फंक्शन आते हैं वो आते हैं आपके प्री डिफाइन। प्री डिफाइन फंक्शन, हमेशा एक बात याद रखेंगे, अगर कोई प्री डिफाइन, देखो एक्सेल के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक आते हैं आपके प्री डिफाइन, एक होते हैं आपके यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन में क्या होता है? प्री डिफाइन में हमेशा आपको, अगर कोई फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना होता है। इक्वल के बाद आपको फंक्शन का नेम लिखना होता है। मैं अभी यहाँ पे एफ नेम लिख रहा हूँ। एफ नेम बोले तो फंक्शन का नेम।
और उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। ये जो सिंटैक्स है यार, ये ही जरूरी होता है। मतलब कि आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन के अंदर इक्वल लगाना है, उस फंक्शन का नेम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। ये मैंडेटरी होता है ना, ब्रैकेट ओपन करना और क्लोज करना। अगर प्री डिफाइंड फंक्शन की करूं बात, तो ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है विद आर्गुमेंट, एक होता है विदाउट आर्गुमेंट। अगर विद आर्गुमेंट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना होता है और फिर आपको एफ नेम लिखना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। और विदाउट आर्गुमेंट में क्या होता है, इक्वल लगाओगे, एफ नेम लिखोगे और डायरेक्ट अपना फंक्शन आप कॉल करोगे। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। और जो विद आर्गुमेंट है, ये भी आपके टू टाइप्स के भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इक्वल टू एफ नेम, यानी फंक्शन का नेम ए डॉट बी डॉट सी डैश 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 ईटीसी। तो मैं समझाता हूँ, देखो जो विद आर्गुमेंट है ये आपके दो तरह के होते हैं दोबारा से। यानी कि इसके अंदर, एक के अंदर आएंगे कुछ लिमिटेड आर्गुमेंट, दूसरे के अंदर आएंगे आपके अनलिमिटेड आर्गुमेंट्स। मतलब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, कितने भी आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं। जो विदाउट आर्गुमेंट होते हैं उसके अंदर आपको कोई भी आर्गुमेंट पास करने की नीड नहीं होती। मैंने आपकी अभी आपको ये बात बताई, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ और उन्हीं वैल्यू को मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले कुछ सम करना चाहता हूँ तो इक्वल लिखूंगा और सम लिखूंगा और ब्रैकेट ओपन करूंगा। सबसे पहले जो सम है, अगर मैं सम को यहाँ पे, देखिए, कुछ आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, यानी कि अनलिमिटेड आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितने आर्गुमेंट यहाँ पे पास किए, और एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे ना सभी चीजों का सम आ रहा है। दूसरा जो तरीका होता है, ये अगर ऐसे में इक्वल टू इफ करूं और fx पे क्लिक करूं, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने केवल तीन ही आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। मतलब आप केवल तीन ही वैल्यू पास कर सकते हैं और तीन वैल्यू को पास करने के बाद ही आपका फंक्शन काम कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू सम दोबारा से लिखूं और यहाँ पे fx पे क्लिक करूं, तो देखिए यहाँ पे अभी नंबर 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता चल जाता हूँ, ऐसे मेरे सामने नंबर, जो ये आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये बढ़ते चल जाते हैं, बढ़ते चल जाते हैं। तो इसकी कुछ लिमिट नहीं है, इसीलिए हम इसको अनलिमिटेड आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और अनलिमिटेड आर्गुमेंट इसके अंदर होते हैं। इसके बाद आपके सामने एक आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि इसकी शुरुआत भी सबसे पहले इक्वल से होती है और इसके इसमें आपको कोई भी फंक्शन का नेम देना नहीं होता, कोई फंक्शन का नाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला लगा लेना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि a2 माइनस b5, इस तरह से हम कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके अलावा मुझे आपको रेफरेंस भी पढ़ाना है थोड़ा सा। देखिए, रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब ये होता है, जैसे मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे इस वाली सेल को मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसका एड्रेस क्या है, के और 10, मुझे यहाँ पे भी शो कर रहा है K10 है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो M10 या फिर I5 या फिर G18, इस तरह से हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। अगर मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करूँ तो, जैसे कि मैं ये वाली सेल सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हैं तो इसका हम एड्रेस कैसे लिखेंगे। देखो, अगर आप बस सिंगल सेल का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं B5 H5 और P16 या P10 M10, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप एक रेंज देना चाहते हैं या फिर आप एक सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, एक है ना सिलेक्टेड एरिया का रेफरेंस निकालना चाहते हैं, जैसे इस केस में मैंने एक रेंज सेलेक्ट की। रेंज कहाँ से, D4 से स्टार्ट होती है और वो मेरी D25 तक जाती है। अगर मुझे इसे मेंशन करना है तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले देखिए मुझे क्या लिखना है, हाँ D4। तो सबसे पहले D4 लिखूंगा और फिर मुझे कोलन लगाना है और D25। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो रेंज है
वो D4 से स्टार्ट होके D25 तक जाती है। इन केस अगर मैं कुछ रेफरेंस इस तरह से कुछ सिलेक्शन ऐसे बनाऊं कि H4 से स्टार्ट होके L23 तक जाए, तब कैसे करेंगे? एच H4 से स्टार्ट होके फिर कोलन और L22 या फिर मैं इसे कैपिटल कर लेता हूँ L22। इस तरह से हम अपना रेफरेंस मेंशन करते हैं, इस तरह से हम अपना रेफरेंस यूज में लेके आते हैं या यूज करते हैं। चलिए मैं आपको जो भी चीजें मैंने आपको समझाई सारी की सारी एक्सेल के अंदर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने कुछ रैंडम डेटा है, मैं इस रैंडम डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और शीट 4 पे ले जाके पेस्ट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरे सामने सारा का सारा वो डेटा आ चुका है। और ठीक है, देखिए एक चीज और समझाता हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा डेटा डिलीट करता हूँ और जो भी मैं समझाने वाला हूँ वो एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको जरूर आनी चाहिए। इनके देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सेल के अंदर 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 1 2 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 4, यहाँ पे लिखता हूँ 2 5 8, मैं यहाँ पे लिखूंगा सन, यहाँ पे लिखूंगा संडे, यहाँ पे लिखूंगा जैन, यहाँ पे जनवरी, है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रीम, या फिर ऐसा करते हैं ड्रीम को यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ड्रीम, यहाँ पे ड्रीम और उसके नीचे टॉपर, यहाँ पे सचिन ड्रीम टॉपर, है ना। और यहाँ पे मैं कुछ भी एक नंबर लिख लेता हूँ 5 और 10। देखिए, अगर तुम्हारे सामने कभी इस तरह से कुछ नंबर लिखे, कुछ भी मतलब डेटा लिखा हुआ है, अगर देखिए मैं अभी अपना नॉर्मल कर्सर की पोजीशन देखिए, अपने नॉर्मल कर्सर को देखूं, तो जो मेरा कर्सर है वो एक बड़ा सा प्लस आ रहा है आउटलाइन के अंदर। अगर मैं अपना ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लेता हूं, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन पे जाता हूँ, यानी आउटलाइन इन द इसका जो इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे अगर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ या अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मेरे कर्सर का जो मोमेंट है, कर्सर का जो टाइप वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इस बॉर्डर के अंदर या फिर इस बॉर्डर के बाहर ले जाता हूँ, तो मेरा नॉर्मल कर्सर होता है। अगर मैं इस कर्सर के बॉर्डर पे ले जाऊं, इसे हम ड्रैगिंग कर्सर बोलते हैं। यानी अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूं, तो मैं अपना ड्रैग सॉरी मूव कर्सर बोलते हैं इसको। हम इसको मतलब अपने जो डेटा है, इसको हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, है ना। देखिए, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, अगर तुम इस तरह से सिलेक्ट करोगे और इसके बॉर्डर पे क्लिक करके अपने डेटा को ऐसे उठा के कहीं भी रख सकते हो। इसके बाद अगर मैं अपने किसी भी डेटा को सेलेक्ट करूं और राइट बॉटम पे जाऊं, तो देखिए मुझे ना डार्क कलर का ब्रिक सा प्लस नजर आ रहा है। इसको क्या मतलब है? अगर मैं इस वाली सेल पे जाता हूं और इस पे क्लिक करके नीचे को ड्रैग करता हूं, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, इसे हम ड्रैगिंग कर्सर बोलते हैं। देखिए, जो ड्रैगिंग कर्सर होता है वो स्मार्ट होता है, वो हमारे लास्ट स्टेप की जितनी भी चीजें होती है उसको फॉलो कर रहा होता है। जैसे मैंने 1 एक सिंगल वैल्यू लिखी थी, 1 पे आके ड्रैग किया तो मुझे यहाँ पे 1 का रिपीटेशन मिला। अगर मैं 1 और 2 को क्लिक करता हूँ, मतलब 1 और टी को सॉरी 1 और 2 को सिलेक्ट करता हूँ, तब मैं अपना कर्सर को ड्रैग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मुझे एक कंटिन्यू काउंटिंग यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं 2 और 4 को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो दो का डिफरेंस दिखाई देगा, 2 4 6 8 10 इस तरह से, है ना। अगर मैं इस वाले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और तब करता हूँ, तो देखिए मुझे सभी के अंदर 3 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यार एक बात समझें, जो एक्सेल होता है ना वो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। वो हमारे लास्ट स्टेप को फॉलो करता है, लास्ट स्टेप को याद रखता है। ऐसे ही जैसे ड्रीम लिखा है, अगर ड्रीम को क्लिक करके मैं नीचे की साइड में ड्रैग करूं, तो देखिए यहाँ पे ना ड्रीम 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 बार बार ड्रीम का रिपीटेशन आ गया। अगर मैं ड्रीम और टॉपर को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की साइड में ड्रैग करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? ड्रीम टॉपर ड्रीम टॉपर ड्रीम टॉपर।
इस तरह से ये चीजें रिपीट हो जाती हैं। अगर मैं अपना ये तीन जो लेटर लिखे हुए हैं, तो सॉरी तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको ड्रैग करता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सचिन ड्रीम टॉपर, सचिन ड्रीम टॉपर, सचिन ड्रीम टॉपर। अगर मैं अपने 5 और 10 को करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 5 5 का डिफरेंस के नंबर पे मुझे कंटिन्यूस सीरीज मिल जाएगी। जैसे सन लिखा है, अगर मैं सन पे क्लिक करके ड्रैग करूं, तो यहाँ पे मुझे ना सन 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 नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पे सन, मन, ड्यू, वेन, थर्स, एंड फ्राई, सेट, इस तरह से मतलब मुझे डेज के नेम होते हैं, डेज के नेम थ्री थ्री लेटर्स के अंदर, थ्री थ्री कैरेक्टर्स के अंदर वो मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे करें टोटल को, तो मुझे पूरे पूरे वर्ड्स के अंदर ये चीजें मिलने वाली हैं। ऐसे ही मैं अगर जैन को करूँ, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, है ना, इस तरह से तीन तीन कैरेक्टर में आएगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा जनवरी, फरवरी, इस तरह से पूरा का पूरा ये भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपको बिल्कुल समझ आई होगी कि जो हमारा रेफरेंस होता है वो कैसे काम करता है। देखिए, जो मैंने अभी तक अभी आपको रेफरेंस बताया, इसी ये है मेरी रेंज है। रेंज मैंने इससे पहले मैंने आपको रेंज बताई थी कि रेंज किस तरह से होती है किसी भी चीज की। देखिए, रेफरेंस भी दो तरह के होते हैं। एक आता है आपका रिलेटिव, एक आता है आपका फिक्स रेफरेंस। फिक्स बोले एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो जो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने रिलेटिव रेफरेंस पढ़ा। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये होता है, जब जब ड्रैग करते हैं, तो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो अपने पुराने स्टेप को याद रख के उसी को फॉलो करते हुए, रिलेट करते हुए चला जाता है। उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसके बाद इसमें एक आता है फिक्स या एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको हम आने वाली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ बेसिक फंक्शन की बात करनी है, बेसिक फंक्शन के बारे में जानना है या पढ़ाना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। डेटा टाइप्स होते हैं आपके, नंबर होते हैं, टेक्स्ट वैल्यू होती है, बुलियन होती है। मैंने आपको बताया जो टेक्स्ट वैल्यू होती है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो आपको कोटेशन मार्क लगा के ही यूज करनी है। बुलियन वैल्यू आपकी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है। फंक्शन आपके दो तरह के होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन भी आपके फिर दो तरह के होते हैं। एक होता है विद आर्गुमेंट, एक होता है विदाउट आर्गुमेंट। अगर विद आर्गुमेंट की बात करो, तो विद आर्गुमेंट है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लिमिटेड आर्गुमेंट, एक होते हैं आपके अनलिमिटेड आर्गुमेंट्स। और विदाउट आर्गुमेंट में आपका कोई भी आर्गुमेंट यूज में नहीं आता। किसी भी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना होता है, फिर उस फंक्शन का नेम लिखना होता है, फिर आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं या नहीं करने, वो डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर पे। उसके बाद आपका आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता, कोई भी वो नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको रेफरेंस बताया। रेफरेंस दो तरह के होते हैं, कि आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है, कि आपका फिक्स्ड या एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। रिलेटिव रेफरेंस वो होता है जब हम जो हमारा कोई लास्ट सेल के अंदर डेटा है, उसके रिलेट करते हुए हमारा डेटा आगे मूव करता जाता है, कंटिन्यू चलता जाता है। फिक्स्ड रेफरेंस को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। एक मैंने आपको रेंज बताई। अगर आप कोई सेल, मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको उसका एड्रेस पता लगाना है, तो उसका हम एड्रेस कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि D4 से स्टार्ट होकर D25 तक जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने इस वाले डेटा पे आते हैं और कुछ यहाँ पे फंक्शन यूज करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा डेटा सेलेक्ट करके इसको ऊपर की साइड में थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा मूवेबल कर्सर होता है, इसके हेल्प से हम अपना कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो समझते हैं। देखिए यार, सबसे पहले अगर मुझे इन सभी इस वाली वैल्यू का सम चाहिए, तो मैं सम कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसके लिए मुझे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम। मुझे यहाँ पे चाहिए डिफरेंस, यहाँ पे चाहिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो यार देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी बड़ी वैल्यू का। मैं यहाँ पे केवल, हाँ बस सम और ये रख लेता हूँ। देखिए, अगर आपको इन वैल्यू का सम चाहिए, ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है और सम लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, तो ये मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है।
जब मैंने इक्वल टू सम लिखा, तो देखो इसका जो नेचर किस तरह से आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ, इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन। देखो जैसे मैंने सम लिखा, तो मुझे राइट साइड में कुछ सजेशन दिए गए कि आप क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, सम इफ करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। इसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया और मुझे इसके अंदर एक रेंज डालनी है। रेंज कैसे डालनी है, मैं इस वाली लाइन का सम चाहता हूँ, तो इस वाली लाइन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो देखिए मेरे सामने एक रेंज सेलेक्ट हो गई C1 से C22 तक। इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे सम मिल गया। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, मैं इतनी सारी जो ये रेंज है, इसको यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जिसको मैं एक काम करता हूँ यार, इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट फाइल में लेके जाऊंगा और अपनी शीट 4 से यहाँ पे कुछ 2 कॉलम का डेटा हटा लेता हूँ। अब सही है, ठीक है। और एक काम और करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। थोड़ा सा जूम करूंगा और मैं यहाँ पे अब आपको फंक्शन सिखाने की ट्राई करता हूँ। और एक काम और कर लेता हूँ, इक्वल टू, देखो यार जो भी मैं कर रहा हूँ ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, सो दैट आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि मैंने इतनी जल्दी से ये क्या क्या काम कर दिया। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इस चीज के बारे में ना। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सभी चीजें आपको कराई जाएंगी। देखिए जैसे मेरे पास कोई फर्स्ट वैल्यू लिखी है और कुछ सेकंड वैल्यू लिखी है, मैं इनका सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, देखिए अगर तुम्हें किसी का सम निकालना है तो सबसे पहले इक्वल लगाओ और सम लिखो। सम लगाने के बाद मुझे, मैं इन दो वैल्यू को सम करना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। देखिए मेरे मुझे ना यहाँ पे सम, एक सेकंड का टाइम और दीजिए यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। कॉपी करता हूँ, इस डेटा को यहाँ पे रखता हूँ और केवल वैल्यू में पेस्ट करूंगा और यहाँ से ये सारा डेटा मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि ये ना मैंने एक रैंडम डेटा को जनरेट किया हुआ है, तो वो हर बार एक वैल्यू चेंज कर दे रहा है। हाँ अब ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दो वैल्यू को सम किया। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको 10 कर लेता हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ पे आते हैं, सॉरी, जैसे सम किया, मुझे फिर दोबारा से सम करना है, इक्वल टू सम, फिर इन दो सेल का सिलेक्ट करेंगे और सम करेंगे। इस तरह से यार देखिए हम सम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी है, अगर मेरे पास एक लंबा चौड़ा डेटा हो, एक बड़ा सा डेटा हो, तो मुझे बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे बार बार सम करना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप एक बार सम लिखें, एक बार एक अपना फॉर्मूला यूज करें, उसके बाद जो हमने रेफरेंस पढ़ा था, रिलेटिव रेफरेंस, उस पे मैं क्या करता हूँ, इस सेल पे बॉटम की साइड में जाता हूँ और लेफ्ट सॉरी राइट साइड पे अगर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो एक बारीक सा प्लस का कर्सर आता है, इसे क्लिक करके मैं ड्रैग कर दूंगा। देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया तो क्या हुआ, सभी चीजों का जो सम है वो ऑटोमेटिक हो गया, है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो अगर मैं अपने किसी भी सेल पे आकर देखूँ, तो देखिए मेरे सामने पूरा एक फॉर्मूला लिखा है, सम C10 और D10, यानी C10 और D10। तो यहाँ पे सभी चीजों का सम आ चुका है, इससे पहले जो वैल्यू है। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और नहीं भी होता। हम अभी विदाउट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इक्वल लगाऊंगा और मैं करूंगा फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू मेरी क्या है, D2 है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसके अंदर, C2 की मल्टीप्लाई में D2 से करना चाहता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2810 मुझे आंसर मिलता है। यानी कि अगर 281 की मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो आपको 2810 मिलता है। और फिर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके नीचे को ड्रैग करता हूँ,
तो यहाँ पे पूरी की पूरी मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो निकल जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो डिवाइड भी आपको डायरेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे फर्स्ट वैल्यू की, हमें डिवाइड करना है, फिर डिवाइड का साइन लगाया और सेकंड वैल्यू से डिवाइड करना है, उसके बाद मैं एंटर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 28.1 मिल जाएगा और मैं इसी चीज को नीचे को ड्रैग कर दूंगा। इसके बाद अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले इक्वल टू, डिफरेंस निकालने के लिए भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, और एंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए 200 सॉरी 281 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 271 आता है। इस चीज को जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ नॉर्मल से फंक्शन पढ़े, सम पढ़ा, मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा और डिफरेंस निकालना सीखा। इस तरह के हमने कुछ बेसिक बेसिक से फंक्शन पढ़े हैं इस वीडियो को। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो 25 मिनट्स की हो चुकी है। आई थिंक हमें इतनी ही रखनी चाहिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। और जितने भी फंक्शन आपको दिए गए हैं आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है।